अध्याय 01 एक दूसरी दुनिया का निमंत्रण। यह एक बहुत लंबी लाइन थी। ये सभी मृत लोग हैं। ओह, यह अविश्वसनीय है, हिकारू ने सोचा। गगनचुंबी इमारतों जैसी ऊंची इमारतें एक दूसरे के साथ खड़ी थीं, हालांकि वहां कोई इंसानी मौजूदगी नहीं थी। बस दिवंगत लोगों की एक लंबी कतार थी जो एक ही पोशाक पहने हुए थे, सफेद गर्मियों के कपड़े। उनके मन में केवल एक ही विचार घूम रहा था कि आगे चलकर उनका न्याय किया जाएगा कि वे स्वर्ग जाएंगे या नरक। हिकारू की तरह हर कोई यूं ही लाइन में खड़ा नहीं था। कुछ चिल्ला रहे थे और कुछ लाइन में खड़े लोगों पर डोरे डाल रहे थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो उन्हें पैसे कमाने के तरीके सुझा रहे थे। हिकारू बाकी लोगों से अलग था। वह लाइन से बाहर निकला और एक इमारत के पीछे चला गया। किसने सोचा था कि मैं इस तरह मर जाऊंगा? हिकारू 15 साल की उम्र में ही चल बसा। उसके नाम का मतलब था चमकना। उसका नाम इस उम्मीद से रखा गया था कि वह बड़ा होकर एक प्रतिभाशाली युवक बनेगा, लेकिन वह पूरी जिंदगी गुमनामी में ही रहा। उसने यही चुना। लोगों से घुलना मिलना उसके लिए ज्यादा आसान था। वह अपनी उम्र के लड़कों और लड़कियों के साथ भी नहीं रह पाता था। एक सड़क दुर्घटना उसकी मौत का कारण बनी। रात में किफायती दुकान पर जाना अच्छा विचार नहीं है। कोई कह सकता है कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, लेकिन ड्राइवर भी दोषी था। आखिरकार हिकारू ने सड़क तब पार की थी जब बत्ती हरी थी। अब इस पर विलाप करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे बस यही समझ आया कि मनुष्य आसानी से मर जाते हैं। यह बात मैंने व्यक्तिगत रूप से सीखी है। हिकारू को इमारत के पीछे लोगों की मौजूदगी का एहसास हुआ। मरे हुए लोग। आओ हटो। हाँ हाँ हाँ, हम भी तुम्हारी वजह से मर गए। हाँ हाँ हाँ। अरे बेवकूफ, तुम्हें तो बस यही करना था, है ना? खैर, हम तुम्हें हमेशा परेशान करते रहेंगे। 3 लड़कों ने एक छोटे बच्चे को लात मारी, जिससे वह उड़ गया। बदमाशी, इस जगह पर भी बदमाशी, है ना? इन बच्चों की हालत इतनी खराब है कि उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। मुझे यह पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी यह मेरा काम नहीं है। बेहतर होगा कि मैं इसमें शामिल न हूं। हिकारू पीछे हटने लगा जब उसकी नजरें उस डरे हुए बच्चे से मिली। लड़के ने हिकारू की तरफ देखा और जल्दी से नजरें फेर लीं। लड़कों के पीछे जमीन पर कुछ पड़ा था। एक थैला। उसके अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो हिकारू ने देखा कि कुछ मृतकों के पास भी वही रोशनी थी। कुछ के हाथों में थी, कुछ के थैलों में। उसे समझ आ गया कि यह कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। इसे लें। हिकारू को लगा कि जमीन पर लेटे लड़के ने उससे ये शब्द कहे हैं, इसे ले लो। दूसरे शब्दों में, इसे चुरा लो। उसे नजरअंदाज करना आसान होता, लेकिन हिकारू की बुरी आदत उस पर हावी हो गई। उसकी जिज्ञासा। उसे उस प्रकाश में दिलचस्पी थी जो दूसरे मृतकों के पास था। कुछ लोगों के पास था और कुछ के पास नहीं था। हिकारू दूसरे वाले का था। अगर वह बैग ले लेता तो लड़के के लिए इसका क्या मतलब होता? क्या मेरा ऐसा करना उन लोगों के प्रति बदला लेने जैसा है जो आपको परेशान कर रहे हैं? ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। मैं भी उत्सुक हूं। धीरे धीरे हिकारू करीब आ गया। तीनों लड़कों ने उसकी तरफ पीठ कर रखी थी, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि वह आ रहा है। हिकारू हमेशा कोई भी खतरनाक काम करने से बचता था, लेकिन इस समय वह जोखिम उठाने की कोशिश कर रहा था। उसके इस कदम की वजह साफ थी। इंसान आसानी से मर जाते हैं, और वह तो मर ही चुका था। ऐसे में क्या उसे कम से कम अपनी जिज्ञासा तो पूरी नहीं करनी चाहिए थी? हिकारू आश्चर्यजनक रूप से शांत था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसे बस इतना करना था कि उसकी नजर उस पर न पड़े और सब ठीक हो जाएगा। लड़के किशोरावस्था में थे, हिकारू की ही उम्र के या शायद उससे भी छोटे। उन्होंने उस लड़के को नफरत से भरे चेहरे से लात मारी। हिकारू ने बैग की तरफ हाथ बढ़ाया। बस थोड़ा सा और, सिर्फ 10 सेंटीमीटर। समझ गया। आह, तीनों लड़कों में से एक ने मुड़कर देखा। उसकी नजर हिकारू से मिली। आप क्या फालतू कर रहे हैं? बैग को पकड़कर हिकारू भाग गया। कमीने, इसके बिना हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। रुकना, इसके बिना वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसका क्या मतलब है? क्या उसके पीछे कुछ हुआ? उसने एक पल के लिए अपने कंधे के ऊपर से देखा तो देखा कि वह बदमाश लड़का खड़ा होकर उन तीनों लड़कों पर झपट पड़ा है। जब हिकारू इमारत के एक कोने पर मुड़ा तो उसे अपने पीछा करने वाले दिखाई नहीं दे रहे थे। वे शायद उस लड़के की अचानक हरकतों से अचंभित थे।
हिकारू दौड़ा और दौड़ा और दौड़ा। वह ऊंची इमारतों के जंगल में तेजी से भागा। हाँ हाँ हाँ, आखिरकार उसके पैर जवाब दे गए। थककर वह हांफता हुआ दीवार पर हाथ टिकाकर जमीन पर बैठ गया। क्या मैंने उन्हें खो दिया? आसपास किसी के कदमों की आहट नहीं थी। यह मान लेना सही था कि उसने लड़कों को खो दिया है। हम्मद, इस तरह की एड्रेनालाइन पंपिंग क्रिया इतनी बुरी नहीं है। तो यह चीज क्या है? उसके हाथ में चिथड़ों को बेतरतीब ढंग से जोड़कर बनाया गया एक थैला था। उसमें से रोशनी छलक रही थी। क्या यह उस बच्चे का था जिसे धमकाया गया था, या उन 3 लड़कों का? उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि अगर यह उनके पास नहीं होता तो वे मुसीबत में पड़ जाते। यह तो बहुत बढ़िया चोरी थी। क्या पीछे से एक आवाज आई जिससे हिकारू चौंक गया और वह पीछे मुड़ा। आप कौन हैं? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात सुनो। ठीक है, बोलने वाला लगभग हिकारू की उम्र का एक लड़का था, लेकिन उसके सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं। एक विदेशी? हिकारू ने सोचा। लड़के ने मखमली कपड़े पहने थे जो पुराने लग रहे थे, और उसके कॉलर पर एक चोली थी। वह कला की किताबों में पाए जाने वाले तैलचित्रों में किसी रईस जैसा लग रहा था। यह अजीब है। मुझे लगा कि यहां हर कोई जापानी है। कतार में खड़े मृतकों के बाल और आंखें काली थीं। यही बात उन तीनों बदमाशों और उस लड़के पर भी लागू होती थी जिसे वे धमका रहे थे। फिर पहनावे की बात। लड़के ने वही सफेद गर्मियों के कपड़े नहीं पहने थे। तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में आ रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जगह रहो। मुझे यकीन नहीं है कि मैं समझ पाया हूं। मैं जल्द ही मर जाऊंगा। लड़के ने अपनी कमीज उठाई। उसका पेट गहरे लाल रंग का हो गया था। गंभीर लग रहा है। मेरी हत्या कर दी गई। चाकू से वार किया गया। हत्या। अब यह एक परेशान करने वाला शब्द है। मौत के कगार पर मैंने अपनी आत्मा को अकेले ही यहां तक भेजा। तुम्हें पता है तुम कहां हो, है ना? मृत्यु और परलोक के बीच का स्थान। मुझे लगता है यह सही है। यही स्वर्ग का प्रवेश द्वार है जहां आत्माओं का न्याय होता है। मेरी दुनिया में भी एक स्वर्ग है। मुझे अपने लक्ष्य के लिए अपार शक्ति की सख्त जरूरत थी। इसलिए मैंने दुनियाओं को पार करने की कला के बारे में शोध किया। दुर्भाग्य से मैं केवल दूसरी दुनिया के स्वर्ग में ही जा सका। अपने लंबे समय से पोषित लक्ष्य को पूरा करने से पहले ही मेरी हत्या कर दी गई और अब मैं मर रहा हूं। तुम बहुत जल्दी बोल रहे हो। अपनी कहानी क्रम से बताओ। तुमने अभी जो कुछ कहा उसका आधा भी मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास विस्तार से बात करने का समय नहीं है। मेरी दुनिया में आओ और मेरी एक इच्छा पूरी करो। फिर तुम एक बार फिर जीवित हो जाओगे, या यूं कहें कि पुनर्जन्म पाओगे। क्या उन्होंने अभी अभी पुनर्जीवित कहा? एक बार जब तुम पुनर्जीवित हो जाओगी तो तुम जो चाहो कर सकती हो। तुम क्या कहती हो? ठीक है, हिकारू ने सहमति में सिर हिलाया। वह एक बार फिर जिंदा हो सकता है। इससे उसे किसी भी चीज से ज्यादा खुशी मिली। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी आत्मा का न्याय करके उसके संचित ज्ञान और उसके सारे विचारों को मिटा दिया जाए। तो ठीक है, अब मैं दुनिया पार करने का मंत्र पढ़ने जा रहा हूं। मेरा नाम रोलैंड है। रोलैंड एन ज़ारासिया। मैं तुम्हें अपना शरीर दे रहा हूं। सफेद रोशनी फूट पड़ी और उसकी नजर धुंधली हो गई। और बस इसी तरह हिकारू की आत्मा वहां से चली गई। अध्याय 02 विशेष कौशल सोल बोर्ड। हिकारू ने गहरी सांस ली। एक जीवित शरीर की अनुभूति से वह चकित था। ऐसा लग रहा था जैसे अब तक जो कुछ भी उसने महसूस किया था वह बस उसकी अपनी कल्पना की उपज था। उसके पेट में किसी चीज से चिपचिपाहट महसूस हुई। उसने जांच की तो पाया कि वह खून से गीला था। क्या आप बता सकते हैं? यह मैं हूं, रोलांड। हिकारू ने अपने भीतर से एक आवाज सुनी और सिर हिलाया। अपने कपड़ों को छूकर उसे एहसास हुआ कि ये वही हैं जो रोलांड ने पहले पहने थे। कमरा अंधेरा था, हालांकि वह बता सकता था कि उसमें अच्छी साज सज्जा है। उसका आंतरिक डिजाइन बिल्कुल उन यूरोपीय उच्चस्तरीय होटलों के कमरों जैसा था जो उसने टेलीविजन पर देखे थे। आपकी आत्मा मेरे शरीर में स्थानांतरित हो गई है। इसमें जो भी गड़बड़ है वह ठीक हो जाएगी। मेरा शरीर धीरे धीरे आपका आदी हो जाएगा। आईने में देख लीजिए। एक दर्पण। हिकारू दीवार पर लगे एक बड़े से शीशे के सामने खड़ा हुआ और उसने रोलांड का चेहरा देखा। बस उसके बाल काले थे। कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। आपकी इच्छा। अब तक आपको पता चल जाना चाहिए कि यह क्या है। आखिरकार आपको मेरी यादों तक पहुंच है।
बिल्कुल वैसा ही था जैसा रोलांड ने कहा था। हिकारू का दिमाग इस वक्त उलझन में था। उसके पास जापान में बिताए अपने जीवन की यादें थीं और रोलांड के पास इस दुनिया में बिताए अपने जीवन की यादें थीं, एक ऐसी दुनिया जहां ड्रैगन और जादू हैं। काउंट मोर्गस्टैड के विरुद्ध प्रतिशोध। रोलांड का जन्म एक विस्काउंट परिवार में हुआ था। काउंट मोर्गस्टैड ने उसके माता पिता पर एक बुरे काम का आरोप लगाया जिसके परिणामस्वरूप दोनों को मौत की सजा सुनाई गई। उसके परिवार की जमीन जायदाद जब्त कर ली गई और रोलांड को भी जेल भेज दिया जाना था। माता पिता भले ही दोषी हों, लेकिन उनका कहना था कि बच्चा निर्दोष है। लेकिन रोलांड एक प्रतिभाशाली जादूगर था। कोई कह सकता है कि मॉर्गस्टैड उसकी प्रतिभा के डर से उसके पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था। और इसलिए, हालांकि अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, रोलांड ने काउंट से बदला लेने की कसम खा ली। तुम्हें बस काउंट मोर्गस्टैड को मारना है। हाँ, आपकी चोरी करने की कला बहुत शानदार थी। हो सकता है कि आपको ऐसी चीजों में महारत हासिल हो। तारीफ। मुझे नहीं पता कि मुझे इस पर खुश होना चाहिए या नहीं। मेरे पास केवल 1 घंटा बचा है। उससे पहले उसे मार डालो। 1 घंटा। यदि तुम असफल हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या मुझे शीघ्र ही स्वर्ग में बुलाया जाएगा और या तो मेरा पुनर्जन्म होगा या मैं स्वर्ग में प्रवेश करूंगा। लेकिन तुम नष्ट हो जाओगे, आत्मा सहित। हिकारू जानता था कि वह सच कह रहा है। आखिरकार उसके पास रोलांड की यादें थीं। आत्मा के नष्ट हो जाने के बाद कोई बचाव नहीं है। उसने कभी मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं किया था। उसे नहीं लगता था कि ऐसा होता है। लेकिन अब जब उसे पता चल गया था कि ऐसा होता है तो नष्ट होना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया। इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं आपको धमकी देने के लिए क्षमा चाहता हूं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रोलांड की यादें विरासत में पाकर हिकारू को उसकी बदला लेने की प्यास समझ आ गई। रोलांड के माता पिता ईमानदार, न्यायप्रिय और सच्चे थे। सब उनसे प्यार करते थे, फिर भी उन्हें उससे बेवजह छीन लिया गया। उन्हें मौत की सजा सुनाकर सूली पर चढ़ा दिया गया और उनके शव शाही राजधानी में लावारिस छोड़ दिए गए। शायद रोलांड की यादें साझा करने की वजह से हिकारू को किसी को मारने में ज्यादा विरोध महसूस नहीं हुआ। रोलांड का दृढ़ विश्वास था कि काउंट मॉर्गस्टैड ही मौत के लायक है। किसी को मार दो, हमने इसके लिए कोई तैयारी भी नहीं की है। आपके पास इसके लिए उपहार है ना? उपहार? आप इसे ईश्वर का आशीर्वाद कह सकते हैं। आपने एक चुराया था, है ना? कुछ ऐसा जो चमक रहा था। ओह, वह चीज। यदि आप मेरी स्मृतियों की जांच करें तो आपको पता चल जाएगा। यह एक ऐसी क्षमता की तरह है जिसका उपयोग व्यक्ति अपनी आत्मा के पुनर्जन्म के बाद कर सकता है। इस दुनिया में यह एक कौशल या कुछ जादू या विशेष कला के रूप में प्रकट होना चाहिए जिसका उपयोग केवल आप ही कर सकते हैं। रोलांड की आवाज धीमी हो गई। मैं इससे अधिक कुछ नहीं बोल सकता। मैं आपको केवल यह याद दिला सकता हूं कि अब आपके पास कितना समय बचा है। अब उसकी आवाज चली गई थी। जादू, विशेष कला, कौशल, क्या सचमुच मुझ में इनमें से कुछ भी है? तभी अचानक हिकारू को अपने अंदर कुछ महसूस हुआ। उसने अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया और A4 पेपर के आकार का एक बोर्ड जो हल्के हरे रंग की रोशनी बिखेर रहा था उसके सामने प्रकट हुआ। सोल बोर्ड। हिकारू आयु 15, रैंक 0, 15, 55 मिनट शेष। हिकारू जानता था कि रोलांड गंभीर था। शायद यह चीज किसी प्रकार का कौशल है। बोर्ड पर एक बड़ा सा गोला बना था। उसकी सतह किसी गोली की तरह चिकनी थी। यह क्या है? उसने उसे छुआ और उसके सिर के अंदर एक रोबोट जैसी आवाज गूंजी। सोल बोर्ड अनलॉक करें। 1 अंक आवश्यक। अनलॉक पॉइंट जरूरी। मुझे नहीं पता कि इनका क्या मतलब है, लेकिन इसका इस्तेमाल न करने का कोई मतलब नहीं है। अनलॉक करें। स्क्रीन पर शब्द प्रकट हुए। जीवन शक्ति, प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति 0, सहन शक्ति 0, रोग प्रतिरोधक क्षमता, धारणा। जीवन शक्ति को केंद्र में लिखा गया और आगे बढ़ाया गया। एक कौशल वृक्ष। यह वही सिस्टम था जो उसने पहले सोलो आरपीजी और MMORPG में खेला था। जब आप पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो आपके पास ज्यादा खाली समय होता है, इसलिए हिकारू गेम्स खेलता था। हालांकि उसकी खेल शैली में बेहद कुशल होना शामिल था। एक स्किल ट्री के प्रभाव तब प्रकट होते थे जब उसे एक स्किल पॉइंट खर्च करके अनलॉक किया जाता था। दरअसल ऊपर की संख्या 15 बदलकर 14 हो जाती थी। 15 अंक, क्योंकि मैं 15 साल का हूं। तो क्या हुआ? मुझे हर साल 1 अंक मिलेगा। ये तो बेकार है, हिकारू ने सोचा। मैं क्या करूं?
उसे किसी को मारना था और ऐसा करने के लिए उसे पहले कुछ जरूरी कदम उठाने थे, जैसे किसी कुलीन व्यक्ति के करीब जाना। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? उन्हें सतर्क रहना होगा। तो मैं अपने स्किल पॉइंट्स का इस्तेमाल कैसे करूं ताकि मैं यह काम पूरा कर सकूं? नहीं, उससे पहले क्या मैं किसी को मार भी सकता हूं? अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है। उसे ये करना ही था, वरना वो मर जाता। हिकारू एक बुरी तरह हारा हुआ इंसान था। वो इतनी दूर तक पहुंच गया था और वो बिना कुछ किए यूं ही मरने वाला नहीं था। 50 मिनट वह रोलांड की धीमी आवाज सुन सकता था। क्या मुझे नेचुरल रिकवरी पर पॉइंट्स खर्च करने चाहिए? नहीं, यह सहनशक्ति की लड़ाई नहीं होगी। यानी सहनशक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता दोनों का सवाल ही नहीं उठता। यानी बचता है तो सिर्फ धारणा, लेकिन इससे बहुत ज्यादा असंतुलन पैदा हो जाएगा। दरअसल जब ये कौशल उपलब्ध थे तब से ही असंतुलन था। आमतौर पर हथियार या जादू के कौशल भी होते हैं। हिकारू ने बोर्ड की जांच की। एक टैबलेट। उस स्थिति में स्क्रीन पर अपनी उंगली रखकर उसने बाईं ओर फ्लिक किया। स्क्रीन स्वाइप होकर में बदल गई। मुझे पता था। तो यह वृत्त जीवन शक्ति कौशल वृक्ष की खिड़की है। उसने स्वाइप किया और स्वाइप किया। फिर एक त्रिभुज, फिर एक हीरा, एक पंचकोण, एक षटभुज और आखिरी खाली था। उसके बाद वह वापस वृत्ताकार विंडो पर आ गया। कुल 7 विंडो। यदि कौशल वृक्ष को अनलॉक करने के लिए 1 अंक की आवश्यकता है तो मुझे कुछ उपयोगी खोजने के लिए 7 अंक का उपयोग करना होगा। 45 मिनट समय खत्म हो रहा था। हिकारू ने रोलांड की यादों को खंगाला। अभी वह पौंड नाम के कस्बे के एक उच्चस्तरीय होटल में था। काउंट मॉर्गस्टैड अपने विला में था। अगर वह सबसे छोटा रास्ता अपनाता तो 5 मिनट से भी कम समय में वहां पहुंच सकता था। काउंट का कमरा शायद तीसरी मंजिल पर था। मुझे उसके पास पहुंचने के लिए 15 नहीं 20 मिनट चाहिए। मेरे पास कुछ सोचने के लिए ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे बस सब कुछ अनलॉक करना होगा और एक उपयोगी स्किल ढूंढनी होगी। सोल बोर्ड अनलॉक करें। 1 अंक आवश्यक था। विंडो खुल गई। जादुई शक्ति मन शून्य आत्मा आत्मीयता जादू हो। क्या मैं जादू का उपयोग भी कर सकता हूं? यह एक ऐसी चीज है जिसका मैंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया। मेरे पास रोलांड की यादें तो हैं, लेकिन उसकी बुद्धि नहीं। मुझे याद है कि रोलांड ने पहले भी जादुई प्रयोग किए थे, लेकिन मेरे पास उनके बारे में विस्तार से बताने का समय नहीं है। इसके अलावा रोलांड की जादुई क्षमताएं दुनियाओं को पार करने की कला की ओर झुकी हुई थीं। सोल बोर्ड अनलॉक करें। 1 अंक आवश्यक, अनलॉक करें। विंडो खुल गई। भुजबल शक्ति शून्य हथियार महारत हथियार। वे चीजें जो किसी की हत्या करने के लिए अपरिहार्य हैं, क्या यहाँ आसपास हथियार भी हैं? उसने कमरे का जायजा लिया। जमीन पर एक सादा लेकिन तेज धार वाला खंजर पड़ा था। रोलांड पर वार करने के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार। उसके काम के लिए यही काफी था। फिर भी मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं काउंट मोर्गस्टैड तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। इस दुनिया के रईस आमतौर पर रात में मेहमानों का स्वागत नहीं करते थे और रोलांड की यादों के अनुसार आधी रात होने वाली थी। हवा बंद खिड़की को हिला रही थी। मोटे शीशे वाली खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने बाहर लगभग अंधेरा कर दिया था। अगर मैं उस आदमी तक नहीं पहुंच पाया तो ताकतवर हथियार भी बेकार हैं। मैं अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को मार सकता हूं। हाँ नहीं, हिकारू ने धीरे से कहा। उसे यकीन नहीं था कि वह सामूहिक हत्या करके बिना पकड़े बच निकल सकेगा। 40 मिनट। अब अगले बोर्ड पर चलते हैं। सोल बोर्ड अनलॉक करें। 1 अंक आवश्यक। हाँ। विंडो खुल गई। चपलता, तात्कालिक पावर बर्स्ट, शून्य लचीलापन, शून्य शेष, शून्य चुपके। हिकारू का अंतर्ज्ञान चीखा, यही है। चुपके से। इससे मैं काउंट मॉर्गस्टैड के पास बिना किसी की नजर पड़े पहुंच सकता हूं। चुपके अनलॉक करें। 1 अंक आवश्यक। हाँ। चुपके जीवन अस्पष्टीकरण शून्य, मन अस्पष्टीकरण शून्य, अगोचरता शून्य। मैं समझ गया। तो बिना शून्य वाले को अनलॉक करना होगा। उपलब्ध कौशलों को देखने के लिए आपको पहले एक फील्ड अनलॉक करने के लिए 1 पॉइंट खर्च करना होगा, अन्यथा यह बेकार होगा। यह सब बेतुका लगता है, लेकिन मेरे पास इस कौशल वृक्ष के बारे में शिकायत करने का समय नहीं है। आखिर ये जीवन अस्पष्टीकरण वाली बात क्या है? जैसे ही उन्होंने यह प्रश्न उठाया, उनके दिमाग में कौशल की हर परिभाषा उभर आई। जीवन अस्पष्टीकरण, जीवन शक्ति पहचान कौशल से खुद को छिपाए। अधिकतम 5। मन अस्पष्टीकरण, मन पहचान कौशल से खुद को छिपाए। अधिकतम 5। अगोचरता, उपयोगकर्ता को गंध, श्रवण या दृष्टि से नहीं पहचाना जा सकता।
अधिकतम 5। हाँ, तो ये डिटेक्शन स्किल्स हैं। मेरे पास 10 पॉइंट बचे हैं। क्या मुझे इन्हें बराबर बांटना चाहिए या नहीं? इंद्रियों से पता लगाना आमतौर पर सबसे ज्यादा परेशानी भरा होता है। आखिरकार उनके पास पहरेदार कुत्ते भी तो होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्तों की सूंघने की शक्ति इंसानों से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा होती है। उनकी सुनने की शक्ति भी बेहतरीन होनी चाहिए। मुझे तो पता ही है कि इस दुनिया में कुत्ते भी हैं। तो बाकी दो पहचान कौशलों के बारे में क्या? रोलैंड की यादों के आधार पर ज्यादातर लोगों में इस तरह की क्षमताएं नहीं होती। अभी के लिए मैं जीवन अस्पष्टीकरण में 1 बिंदु, मन अस्पष्टीकरण में 1 बिंदु और अगोचरता में 5 अंक रखूंगा। हिकारू ने संख्याएं दर्ज की। चुपके जीवन अस्पष्टीकरण 1, मन अस्पष्टीकरण 1, अगोचरता 5, अधिकतम हत्या 0 हत्या। हिकारू शब्द की ठंडक से कांप उठा। अगोचरता में 5 अंक डालने के बाद कौशल प्रकट हुआ। हत्या जब उपयोगकर्ता लक्ष्य को पता चले बिना हमला करता है तो हमले का घातक प्रभाव होगा। अधिकतम 3, हिकारू के लिए यह एकदम सही स्किल था। उसके पास 3 अंक भी बचे थे। यार, यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे किनारे से देख रहा था और उसके लिए चीजें तय कर रहा था। 35 मिनट। जल्दी करो, क्या मैं चुपचाप अपने लक्ष्य के पास जाकर उसे मार सकता हूं? हो सकता है कि वह कमजोर हो, लेकिन मैंने पहले किसी को नहीं मारा है। नहीं, मैंने किसी के दिल में छुरा घोंपा है। लेकिन अगर उसे मारने से इस दुनिया में मेरी जिंदगी पक्की हो जाती है। हिकारू ने अपने बाकी अंक हत्या पर रखे। चुपके जीवन अस्पष्टीकरण 1, मन अस्पष्टीकरण 1, अगोचरता 5, अधिकतम हत्या 3, अधिकतम स्निप 0 1 और हुनर सामने आया। इससे मैं दूर से किसी लक्ष्य को मार सकता हूं। अगर मुझे चुनना होता तो मैं यही चुनता। ऐसा नहीं है कि मैं काउंट को बिल्कुल सीधे मारना चाहता हूं। आओ इसे करें। रोलांड की लाश और हाथ में चाकू लिए हिकारू मूसलाधार बारिश में बाहर निकला। वह सामने की लॉबी से तेजी से गुजरा, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ को पता ही नहीं चला कि कोई उसके पास से गुजरा है। अध्याय 03, एक प्रतिनिधि द्वारा बदला लेना। मूसलाधार बारिश के साथ गरज और बिजली कड़क रही थी। हर बूंद पत्थरों पर गिरते हुए सफेद छींटे बना रही थी। हिकारू बिना कोट के ठंड में भीगता हुआ बाहर निकला। जल्द ही वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया, काउंट मॉर्गस्टैड का विला। 25 मिनट उसने पीछे से जाने के बारे में सोचा, लेकिन दरवाजा बंद था, जिससे उसके कीमती 5 मिनट बर्बाद हो गए। इसलिए हिकारू ने आगे से चुपके से अंदर जाने का फैसला किया। सामने का दरवाजा रात के पहरेदारों के अंदर बाहर जाने के लिए बंद नहीं था। किसी छत के नीचे हिकारू ने अपनी हथकड़ियों से पानी निचोड़ा और फिर दरवाजा खोला। उस दिन का मेहमान बहुत अमीर था। ओह, जिस दिन मैंने छुट्टी ली थी, बदकिस्मती की बात। 2 नौकर उधर से गुजरे, लेकिन वे बिना रुके बस चलते रहे। हिकारू अंदर था, लेकिन उन दोनों ने उसे देखा ही नहीं। अविश्वसनीय। मैं यहां हूं, बेधड़क अंदर कदम रख रहा हूं और उन्हें पता भी नहीं चला। अब उसे एहसास हुआ कि चुपके के तहत उसने जो 3 कौशल सीखे थे, वे उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा अद्भुत थे। इस कौशल को चालू और बंद करना संभव था। कहने का यह एक अजीब तरीका था, लेकिन हिकारू के उत्तेजित होने पर चुपके सक्रिय हो जाता था। उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे उसका शरीर हवा में घुल रहा हो। हवेली के अंदर अंधेरा था। रात में कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। अपनी कुशलता के बावजूद हिकारू ने परछाई से रेंगकर अंदर जाने का फैसला किया। वह तीसरी मंजिल पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ गया। 2 आदमी जो पहरेदार जैसे दिख रहे थे, उसकी ओर बढ़ रहे थे। वे सादे कपड़ों में शूरवीर थे, उनकी कमर में तलवारें लटक रही थीं। काउंट मॉर्गस्टैड एक कुलीन व्यक्ति थे जिनका राज्य में काफी प्रभाव था, इसलिए उनके लिए शूरवीरों को पहरेदार के रूप में रखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हम क्या गलत? उनमें से एक आदमी रुक गया। कुछ तो गड़बड़ है। यह क्या है? मैं सच में नहीं बता सकता। यह कोई घुसपैठिया हो सकता है। दूसरे शूरवीर ने अपनी तलवार निकाली। हालांकि आसपास कोई नहीं है। हाँ, उनमें से एक नीचे झुका और फर्श को छुआ। यह गीला है, बिल्कुल है। बाहर बारिश हो रही है। क्या कोई बाहर से लौटा है? कोई उस लड़की की परीक्षा के लिए अल्केमिस्ट गिल्ड में एक काम से गया था। हाँ, अब जब तुमने इसका जिक्र किया है, वह आदमी चेहरे पर खटास लिए हुए उठ खड़ा हुआ। चल दर, क्या आपको यकीन है? मैं तो बस कल्पना कर रहा था। खैर, वो काउंट मुझे इतना परेशान करता है कि मेरा अपना काम भी ठीक से करने का मन नहीं करता। चलो ऐसा मत कहो। दोनों आदमी चले गए।
एक खंभे की छाया में खड़े होकर हिकारू ने एक लंबी गहरी सांस ली। मुझे लगा कि अब मेरा काम तमाम हो गया। लेकिन उसका कौशल बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसने अगोचरता चुनकर सही किया। यह कोई पहचान कौशल नहीं था जिसने पहरेदार को सचेत किया, बल्कि उसका अनुभव था। हिकारू को अब इस बात का पूरा यकीन था। वह आदमी बस अपनी गंध पर निर्भर था और हवा में कुछ महसूस कर रहा था। हिकारू एक और बात में भाग्यशाली था। जब गार्ड ने लगभग काउंट शब्द थूक दिया तो उसने पीछे मुड़कर देखा। इसका मतलब था कि काउंट का कमरा उसी दिशा में था। 15 मिनटों, अभी भी समय था। दरअसल जब हिकारू ने कुछ देर पहले 20 मिनट शब्द सुने तो वह बुरी तरह डर गया। उसे डर था कि कहीं गार्ड्स ने पास आते हुए आवाज न सुन ली हो। चल दर, हिकारू आगे बढ़ता रहा। शूरवीरों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही उनके द्वारा ले जाए जा रहे लैंप काफी दूर पहुंच गए, हिकारू के चारों ओर फिर से अंधेरा छा गया। रोशनी के लिए छत पर खिड़कियां लगी थीं, जो हर बार बिजली चमकने पर थोड़ी रोशनी देती थीं। नाइट विजन स्किल होना बहुत अच्छा होता, लेकिन अफसोस मेरे पास स्किल पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां अंधेरा था। अंदर से आ रही हल्की रोशनी से यह बताना आसान था कि कौन से कमरे में लोग हैं। और आगे ऐसा सिर्फ एक ही कमरा था। हिकारू ने दरवाजे के ठीक बाहर कान लगाए। बारिश की आवाज के कारण कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह मूर्ख सुअर के सिर वाला बैरन आवाज किसी बुजुर्ग की थी। रोलांड की यादों में काउंट मॉर्गस्टैड के सिर पर सफेद बाल थे। मेरा निशाना यही है। हिकारू का हाथ कांप रहा था जब उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। उसने जल्दी से अपना कांपता हुआ हाथ कसकर पकड़ लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूं। इतनी दूर पहुंचने के बाद डर ने उसके दिल को जकड़ लिया। तुम ये करोगे? तुम उसे मार डालोगे ताकि जिंदा रह सको, हिकारू ने खुद से कहा। जल्द ही वह धीरे धीरे शांत हो गया। उसे रोलांड पर तरस आ रहा था। उसे इस नई दुनिया में दिलचस्पी थी। ज्ञान की प्यास से उसका पूरा शरीर तड़प रहा था। लेकिन पिछले जन्म में हुई उसकी मृत्यु ने ही उसे अंतः हत्या करने के लिए प्रेरित किया। इंसान आसानी से मर जाते हैं। और तो और यह दुनिया आधुनिक जापान से अलग थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां जीने के लिए हत्या करनी पड़ती थी। 10 मिनटों। रोलांड की उल्टी गिनती सुनते ही हिकारू ने दरवाजा खोल दिया। काउंट मॉर्गस्टैड अपने कमरे के प्रवेश द्वार की ओर मुंह करके अपने दफ्तर की मेज पर बैठा लैंप के नीचे कुछ पढ़ रहा था। उसने दरवाजे की तरफ एक नजर डाली। काउंट ने सोचा, मुझे लगा कि मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी है। वहां कौन है? कोई गार्ड या शायद बटलर? उसने सोचा। लेकिन इतनी रात को जब तक उसे बुलाया न जाए वह अपने कमरे में नहीं आएगा। वह खुद भी बिना खटखटाए अंदर नहीं आएगा। दरवाजा बंद हो गया। मुझे लगता है मैं बस कुछ बातें सुन रहा हूं। उसने अपनी नजरें फिर से अपने हाथों पर घुमाईं, जिनमें लिखित रिपोर्टों का एक पुलिंदा था। जब उसने कागज के आखिरी टुकड़े पर सरसरी नजर डाली तो वे सफल हुए। उस पर एक कोडेड संदेश लिखा था, मैंने तुम्हारी जमीन पर लगी आग बुझा दी है। लेकिन उसका असली मतलब था, मैंने विस्काउंट ज़ारासिया के बेटे को मार डाला है। उसने मुझे वहां कुछ देर के लिए चौंका दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पौंड में होगा। काउंट को खबर मिली कि विस्काउंट ज़ारासिया का बेटा शहर में है। उसे शक था कि वह उसे मारने आया होगा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने लड़के को पहले ही ढूंढ लिया और अपने आदमी को उसे मारने के लिए भेज दिया। जैसे मां बाप वैसा बेटा, सब बहुत परेशान करने वाले होते हैं। लेकिन अब ज़रासिया परिवार चला गया है और मेरा ज़माना जल्द ही आएगा। गलत। मॉर्गस्टैड अचानक आई आवाज सुनकर हक्का बक्का रह गया। लेकिन कमरे में और कोई नहीं था। वहां कौन है? अपनी मेज की दराज खोलकर उसने अंदर लगी घंटी की तरफ हाथ बढ़ाया। घंटी बजते ही हवेली का हर पहरेदार उसकी आवाज सुनकर सतर्क हो जाता। लेकिन उसका हाथ दराज के ठीक ऊपर रुक गया। किसी ने उसकी हथेली पर चाकू मार दिया था। यह तुम हो? दर्द और डर ने उसे जकड़ लिया। उसके बगल में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे मरा हुआ माना जा रहा था। यह रोलांड एन ज़ारासिया है। असल में मैं उसका प्रतिनिधि हूं। मैं तुम्हारी जान ले रहा हूं। कैसे? मरना। हिकारू ने काउंट के हाथ से खंजर खींचा तो उसमें से खून टपकने लगा। ब्लेड आसानी से मांस में घुस जाता, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मॉर्गस्टैड के दिल में घुसा दिया। वह खंजर के एक झटके से मॉर्गस्टैड खून खांसने लगा और फर्श पर गिर पड़ा।
हाँ हाँ, काउंट मॉर्गस्टायर का बेजान शरीर हिकारू की आंखों के सामने पड़ा था। उसका पूरा शरीर मानो आग की लपटों में घिरा हुआ था। वह भागकर चीखना चाहता था। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, हिकारू का शरीर मानो जड़ हो गया। रोलांड ने कमान संभालनी चाहिए। उसने बचे हुए 10 मिनट हिकारू की इच्छा शक्ति को नियंत्रित करने और काउंट को खुद मारने में लगा दिए। तुम्हें बस मुझे रोकना था। रोलैंड बहुत परेशान लग रहा था। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैंने तय किया कि मैं ही करूंगा। हिकारू ने मन बना लिया। उसने जीने का फैसला कर लिया। अगर इसके लिए उसे किसी की हत्या भी करनी पड़े तो कर ले। उसके पास और कोई चारा नहीं था। और फिर भी वह आश्चर्यजनक रूप से शांत था। धन्यवाद। रोलांड की आवाज में हिकारू ने अब तक जितनी गर्मजोशी सुनी थी उससे कहीं अधिक गर्मजोशी थी, गहरे अफसोस और संतुष्टि का मिश्रण। मैं जल्द ही गायब हो जाऊंगा। मैं तुम्हें पैसा या सम्मान नहीं दे सकता, लेकिन मेरा शरीर तुम्हें मिल सकता है। हिकारू को लगा कि रोलांड की आत्मा उसके शरीर को छोड़ रही है। तुम्हारा नाम क्या है? हिकारू। शुक्रिया हिकारू। मेरे ज़ारासिया परिवार के उद्धारक। मैं तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना करता रहूंगा। इसके साथ ही रोलांड की आत्मा का आखिरी टुकड़ा भी गायब हो गया। वह चला गया है। हिकारू को अपना वादा निभाने में कोई खास संतुष्टि महसूस नहीं हुई। किसी की हत्या करने का गहरा एहसास उसे बहुत भारी लग रहा था। वह वहीं बैठ जाना चाहता था। क्या तुमने उसे मार डाला? तभी उसे एहसास हुआ कि दरवाजा खुला है। चांदी जैसे बालों, गोरी त्वचा और नीली आंखों वाली एक लड़की वहां खड़ी थी। उसकी खूबसूरती बेमिसाल थी। क्या उसने मुझे देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या? मैं इस बात से बच नहीं सकता। घंटी बज चुकी है। शूरवीर जल्द ही यहां आएंगे। हिकारू ने ध्यान ही नहीं दिया कि काउंट की उंगली घंटी को छू रही है जब उसने खंजर उसके हाथ से निकाला। घंटी लुढ़की और दराज के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई। उसे कमरे की ओर आते कदमों की आहट सुनाई दी। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी गुप्त विद्या से बच सकता हूं? लड़की ने अपनी उंगलियां उठाकर बाहर की ओर इशारा किया। बालकनी पर रस्सी की सीढ़ी है। वहां से आप पहली मंजिल तक उतर सकते हैं। सच में? वह मुझे यह क्यों बता रही है? जल्दी करो, मैं अभी हिचकिचाहट बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिकारू बालकनी की ओर जाने वाले दरवाजे की ओर दौड़ा और उसे खोल दिया। बारिश थम चुकी थी और बस तेज हवा चल रही थी। क्या बारिश के बादल छंट गए हैं? वहां वाकई एक रस्सी की सीढ़ी थी जो शायद आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल के लिए थी। उसने उसे बालकनी के बाहर फेंक दिया और नीचे उतरने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे और उसे नीचे उतरने में मुश्किल हो रही थी। बंद दरवाजे के पीछे से तेज आवाजें आ रही थीं। मिस लाविया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या तुम घंटी सुनकर यहाँ आए हो? अरे! काउंट जमीन पर गिर गया है। शोरगुल हंगामे में बदल गया। एक हत्यारा। जैसे ही वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे और बालकनी की ओर जाने वाले दरवाजे को खोला, वहां केवल एक रस्सी की सीढ़ी हवा में झूलती हुई दिखाई दी। मुझे यहाँ ठीक होना चाहिए। वह पूरी तरह से थक चुका था। हिकारू 2 वजहों से होटल नहीं लौट सका। एक तो होटल के कमरे में कुछ भी नहीं बचा था। हत्या को डकैती जैसा दिखाने के लिए हत्यारे ने कोई भी कीमती चीज लूट ली थी, इसलिए वहां वापस जाने का कोई मतलब नहीं था। दूसरी वजह थी उसका चेहरा। यह मेरा शरीर है। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। गर्मियों में 4 बजे के बाद भोर आसमान को रोशन करने लगती थी। हिकारू पानी के गड्ढे में प्रतिबिंबित चेहरे को घूर रहा था। उसके बाल गहरे भूरे थे और आंखें भी उतनी ही गहरी भूरी। रोलांड के चेहरे के हाव भाव अब ज्यादा नहीं बचे थे। चेहरा धीरे धीरे हिकारू के चेहरे जैसा हो गया। भूरा रंग धीरे धीरे काला हो गया। उसकी आत्मा शरीर के साथ तालमेल बिठा रही थी। यार, मैं तो थक गया हूं। हिकारू शहर के एक बेहद सुनसान इलाके में था। एक कब्रिस्तान। कब्रिस्तान के पास खड़े एक बड़े पेड़ पर पीठ टिकाकर हिकारू ने अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है। उस लड़की ने मुझे भागने क्यों दिया? यह किसी दूसरी दुनिया में उसकी पहली नींद थी और उसने कोई सपना नहीं देखा। अध्याय 04 आत्मा कार्ड निर्माण। दोपहर से पहले ही हिकारू की नींद खुली। वह प्यासा था। कब्रिस्तान में लोग नहीं आ रहे थे क्योंकि वहां बहुत सन्नाटा था। दिन साफ था और धूप खिली हुई थी। पास ही एक कुआं था। हिकारू बाल्टी लेकर नीचे से पानी लाया और पिया। उसकी प्यास तो बुझ गई,
लेकिन इस बार उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा। पेट सहलाते हुए उसने सोचा, अब क्या करूं? कंगाल हो गया हूं। क्या बेचूं? अपने कपड़े? नहीं, उन पर खून लगा है। उसने अपनी कमीज धोने के लिए उतारी, लेकिन वह केवल छेदों वाली और भूरे रंग के दाग वाली कमीज बन गई। इतनी ठंड, उसके पास अपने कपड़े सुखाने का समय नहीं था, इसलिए उसने उन्हें गीले ही पहन लिया। वह अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगा। 1. पैसा कमाएं। 2. काउंट मोर्गस्टैड की हत्या का संदेह किए बिना भाग जाना। ये दोनों मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। उसने पैसे कमाने के तरीके खोजने के लिए रोलांड की यादों को खंगाला। रोलांड की यादें कल से भी ज्यादा धुंधली थीं। ज्ञान तो था, लेकिन रोलांड ने जो कुछ अनुभव से सीखा था, जो उसने महसूस किया था, उसकी अनमोल यादें धुंधली पड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अजनबी का अनुभव हो जो हिकारू ने अफवाहों से सुना हो। उसे लगा जैसे रोलांड धीरे धीरे उसके शरीर से जा रहा है। खैर, मुझे तो बस जीना है। यादों में खोते हुए हिकारू को एक बात सूझी। एक सोल कार्ड बनाना। यह उसके स्किल सोल बोर्ड जैसा लग रहा था, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो सोल कार्ड एक पहचान पत्र था। एडवेंचरर्स गिल्ड, मर्चेंट्स गिल्ड और अल्केमिस्ट्स गिल्ड गिल्ड कार्ड जारी करते हैं, जबकि मंदिर एक सोल कार्ड जारी करता है। दोनों की विशेषताएं और उपयोग थोड़े अलग थे, लेकिन वे पहचान पत्र के रूप में एक जैसे ही काम करते थे। यह एडवेंचरर्स गिल्ड है। अगर आप पहली बार आ रहे थे, तो एडवेंचरर्स गिल्ड मुफ्त में गिल्ड कार्ड जारी करता था। दूसरे गिल्ड प्रोसेसिंग फीस मांगते थे। ज्यादा खर्च नहीं होता था, लेकिन हिकारू पूरी तरह कंगाल हो गया था। एडवेंचरर्स गिल्ड आखिर कहाँ है? रोलांड को इसकी जगह याद नहीं थी। हिकारू कब्रिस्तान से निकलकर शहर की ओर चल पड़ा। गश्त पर तैनात एक गार्ड को देखकर वह एक मोड़ पर मुड़ा और एक पिछली गली में पहुंच गया। उसके पास चुपके का हुनर तो था, लेकिन अभी उसकी प्रभावशीलता परखने का समय नहीं था। मैं इसे कहीं और परखूंगा। जैसे जैसे हिकारू मुख्य सड़क से दूर होता जा रहा था, वहां का माहौल और भी वीरान होता जा रहा था। आगे एक लड़की चाक लिए गली की दीवारों पर कुछ बना रही थी। यहां जाता है, मुझे ये करना ही होगा। एक संदिग्ध आदमी का एक जवान लड़की से बात करना चिंता का विषय था। हालांकि हिकारू अभी भी जवान था। माफ करें, हिकारू के अजीब रूप से चौंककर लड़की कांपने लगी। शायद गंदे और फटे कपड़ों की वजह से, फिर भी किसी तरह एक रईस की छवि बनी हुई थी, जिससे वह डर गई थी। सब ठीक है। मैं बस रास्ता पूछना चाहता हूं। एडवेंचरर्स गिल्ड किस तरफ है? क्या आप एडवेंचरर्स गिल्ड में जाना चाहते हैं, श्रीमान? हाँ, लड़की को लगा कि यह बात काफी है, और वह बोलने लगी। अच्छा, तुम सीधे गली में जाओ, और तुम मुख्य सड़क पर पहुंच जाओगे। उसे पार करो और सीधे पिछली गली में जाओ, और तुम फिर से मुख्य सड़क पर आ जाओगे। वहां से दाएं मुड़ो और लगभग 5 मिनट चलने के बाद तुम्हें एडवेंचरर्स गिल्ड दिखाई देगा। समझ गया। मैं किसी तरह आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। कोई बात नहीं। जब तुम बड़ी कामयाबी पाओगे तो मुझे पैसे दे सकते हो। ठीक है। कितनी जीवंत युवा लड़की है। एडवेंचरर्स गिल्ड एक विशाल पत्थर से बनी इमारत थी। अंदर से हट्टे कट्टे पुरुषों की हंसी और कर्कश आवाजें गूंज रही थीं। वहां महिलाएं भी थीं, हालांकि कुछ हृष्ट पुष्ट थीं और कुछ के चेहरे पर गंभीर भाव थे। कोई आम महिलाएं नहीं। कुछ युवा लड़के लड़कियों के समूह भी वहां थे, लेकिन ज्यादातर वयस्क उनका मजाक उड़ा रहे थे। गिल्ड काउंटर के पीछे सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट बैठी थी। उसने एक छोटी सी सफेद टोपी पहनी थी, जिसके किनारे चांदी के थे, और उससे मैच करती हुई एक यूनिफॉर्म। एक लंबी स्कर्ट और एक कोट जो सामने से बंद होता था, जिसकी आस्तीनें चौड़ी होती जा रही थीं। काफी अजीबोगरीब पहनावा था। वह एक खूबसूरत महिला थी, छोटे लाल बाल और थोड़े तनाव भरे चेहरे वाली। उसकी उम्र 20 साल से भी कम लग रही थी। वह महिला काम कर रही थी, खोजबीन कर रही थी, और साथ ही उन पुरुषों से निपट रही थी जो उसे डेट पर चलने के लिए पूछ रहे थे। किसी भी साहसी ने हिकारू को उसके गुप्त कौशल के साथ सक्रिय होते नहीं देखा। किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। यह क्या है? साहसी लोगों का संघ कब से बच्चों का खेल का मैदान बन गया? युद्ध में उपयोगी किसी भी कौशल के बिना किसी भी झंझट में न पड़ना ही बेहतर था। रिसेप्शनिस्ट के चारों ओर पुरुषों ने अर्धवृत्ताकार घेरा बना लिया था। दाएं बाएं लोग उससे बातें कर रहे थे, जबकि वह उदासीनता से अपना काम कर रही थी। लेकिन वहां हमेशा 10 पुरुष मौजूद रहते थे जो उसे डेट पर चलने के लिए कहते रहते थे।
किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने या उसे पूरा करने के लिए किसी को भी खुद को उनके बीच में छिपाना पड़ता था। मुझे एक दिन सचमुच एक बहुत बढ़िया जगह मिली। तुम सिंगल होना जिल, बस एक बार प्लीज। चलो एक बार डिनर करते हैं। क्या आप मेरे लिए एक गिल्ड कार्ड बना सकते हैं? सक्रिय चुपके के साथ हिकारू साहसी लोगों के बीच से आगे तक पहुंच गया और फिर उसने अपने कौशल को निष्क्रिय कर दिया। क्या? यह बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? यह कहाँ से आया है? रिसेप्शनिस्ट, जिसका नाम जाहिर तौर पर जिल था, की आंखें भी आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अच्छा, कृपया मुझे एक गिल्ड कार्ड बनाओ, हिकारू ने एक बार फिर कहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो, बेवकूफ बच्चे? धिक्कार है बदमाश। लाइन में लगो और अपनी बारी का इंतजार करो। तुम लोग लाइन में नहीं खड़े थे। मैंने तो बस गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट से एक जायज काम करने को कहा था। इसके अलावा जब तक वो गिल्ड कार्ड पर काम कर रही है, तुम उसे डिनर पर बुला तो सकते हो, है ना? आप क्यों? एक साहसी का चेहरा लाल हो गया। हालांकि वे इतने मूर्ख नहीं थे कि यही लड़ाई शुरू कर दें। अरे हाँ, उन्होंने एक दूसरे को देखा और समूह में इमारत से बाहर चले गए। हम तो जैसे ही मैं गिल्ड छोड़ूंगा, वे मुझ पर हमला कर देंगे। कितना अंदाजा लगाया जा सकता था। काउंटर पर हिकारू के अलावा कोई नहीं बचा था। रिसेप्शनिस्ट ने बोलने से पहले गहरी सांस ली। सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम कहां से हो सर, लेकिन बाद में माफी मांग लेना। अगर तुम उन्हें कुछ पैसे दे दोगे तो शायद वे तुम्हारी जान बख्श देंगे, उसने झुंझलाकर कहा। सर, शायद कपड़ों की वजह से। तो क्या गिल्ड का स्टाफ बस बैठा रहेगा और कुछ नहीं करेगा, जबकि उसके सदस्य किसी से पैसे ऐंठने वाले हैं? क्या? मैं कह रहा हूं कि आप अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह संगठन एक मजाक है, क्योंकि वे संभावित अपराधियों की उपेक्षा कर रहे हैं। वह क्या था? उसे शायद किसी खंडन की उम्मीद नहीं थी। जिल ने अपनी आवाज ऊंची कर दी, उसकी निगाहें गुस्से से भरी थीं। क्या आप एडवेंचरर्स गिल्ड को अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं? मैं समझ गया। स्टाफ भी धमकियां देने लगा है। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूं। यह बस एक चेतावनी है। बस मेरे लिए एक गिल्ड कार्ड बना दो। अगर कोई पूछे तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। क्या मैं सही हूं? वह चुप थी, उसकी निगाहें तेज थीं। उसकी सुंदरता का क्या दुरुपयोग है, हिकारू ने सोचा। उसका चेहरा शांत और स्थिर था। ठीक है, मैं तुम्हें एक गिल्ड कार्ड दूंगा। अपना हाथ यहां रखो। उसने एक चिकना पत्थर का बोर्ड आगे बढ़ाया। उसकी सतह कांच की बनी हुई लग रही थी, जिस पर तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियां और प्राचीन लेख लिखे हुए थे। यह सोल बोर्ड जैसा ही था, हालांकि अपरिष्कृत। हिकारू को जिस बात ने हैरान किया वह बिल्कुल अलग थी। रोलांड इस पर शोध कर रहा था। यह उपकरण मंदिर के सोल कार्ड वाले नेटवर्क से जुड़ा था और आत्मा के रिकॉर्ड पढ़ता था। हिकारू ने अपनी हथेली ऊपर रखी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे स्क्रीन के पार रोशनी चमक रही हो। ऐसा लगता है कि आपको पहले कभी कार्ड जारी नहीं किया गया, जिल ने डिवाइस के साथ छेड़छाड़ की। उफ, अगर रोलैंड के पास पहले से ही कोई रिकॉर्ड होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। और हाँ, उसे सोल्स रिकॉर्ड्स कहा जाता था। इसलिए हिकारू को लगा कि उसका और रोलैंड का रिकॉर्ड अलग होगा। यह सही है। पूरी प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगा और मेरा कार्ड तैयार हो गया। एडवेंचरर्स गिल्ड कार्ड नाम हिकारू पंजीकरण पोंड एडवेंचरर्स गिल्ड पोसोनिया साम्राज्य रैंक जी कक्षा क्लास। हिकारू बिना सोचे बुदबुदाया। उसे रोलांड की यादों में यह बात नहीं मिली। ऐसा लगता था कि रोलांड का साहसी लोगों से ज्यादा वास्ता नहीं था। रिसेप्शनिस्ट ने गहरी सांस ली। मैं वास्तव में समझाना नहीं चाहता, लेकिन नियम तो नियम है, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। वह अनिच्छा से समझाने लगी। अपनी उंगली से कार्ड को छूने की कोशिश करें। आपके सोल रिकॉर्ड के आधार पर आपके लिए संभावित वर्गों की एक सूची दिखाई देगी। किसी एक को चुनने से आपकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। आमतौर पर कुछ पात्र ऐसे होते हैं जिनके अंत में भगवान शब्द और उसके बाद एक उपाधि होती है। नाम जितना छोटा होगा, क्षमताओं में उतनी ही ज्यादा वृद्धि होगी। 3 या उससे कम वर्ण अत्यंत दुर्लभ होते हैं, जिनमें से एक वर्ण पौराणिक होता है। 4 वर्ण वाले वर्ग भी आपको एक उच्चस्तरीय साहसी बनने के लिए पर्याप्त हैं। सोल कार्ड और अन्य गिल्ड कार्ड में भी ये होते हैं। हिकारू ने कार्ड पर अपनी उंगली रखी और वहां एक सूची प्रकट हुई। हत्या का देवता, रात्रि शिकारी, चुपके भगवान, अंधेरे पथिक, साधारण अराजकता देवता, तूफान की आंख, जंगल में घूमने वाले देवता, वन वाकर, शहर, कस्बे और गांव के लोग भगवान को बचाते हैं, नागरिक। अच्छा, ऐसा है, यहाँ बहुत सारी अशुभ चीजें हैं। अब क्या होगा?
आपके मामले में यह शहर, कस्बे और गांव के लोग बचाव देवता, नागरिक या धनवान शहर और कस्बे के लोग बचाव देवता, धनी कार्यकर्ता या ऐसा ही कुछ होगा। क्या मैं सही हूं? हाँ, बिल्कुल। तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं घबराया नहीं हूं, मैं उसे यह नहीं दिखा सकता। मेरे कौशल वृक्ष और हत्या के अनुभव का उपलब्ध विकल्पों पर जरूर कुछ असर पड़ा होगा। हिकारू ने सिविलियन चुना और उसे जिल को दिखाया। देखा, मैंने भी यही सोचा था, उसने कार्ड की ओर इशारा करते हुए कहा। आप बुलेटिन बोर्ड से कोई भी खोज चुन सकते हैं और उसे स्वीकार करने के लिए उसके सामने अपना गिल्ड कार्ड रख सकते हैं। सामान की डिलीवरी के लिए आपको पहले संदर्भ कक्ष में जानकारी देखनी चाहिए। जिल ने कुछ और बातें समझाईं। साहसी लोगों को जी सबसे निम्न से लेकर एफ, ई और ए तक रैंक दी जाती है। उसके बाद एस आता है जो सबसे ऊंचा है। साहसी लोगों को उनके द्वारा पूरे किए गए अभियानों की संख्या और प्रकृति के आधार पर उच्च रैंक पर पदोन्नत किया जा सकता है। एक बार पदोन्नत होने के बाद वे अधिक कठिन अभियानों को अंजाम दे सकते हैं। साहसी लोग धीरे धीरे अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ बन जाएंगे। कटाई में माहिर लोगों को प्लांट हंटर्स कहा जाता है। कीमती धातुओं की खोज में माहिर लोगों को ज्वेल हंटर्स कहा जाता है। राक्षसों को मारने में माहिर लोगों को मॉन्स्टर हंटर्स कहा जाता है। कालकोठरी खोजकर्ताओं को एडवेंचरर्स कहा जाता है। सुरक्षा में माहिर लोगों को बॉडीगार्ड्स कहा जाता है। हर काम में माहिर लोगों को क्वेस्ट हंटर्स कहा जाता है, आदि। एक बार जब आप अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाते हैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से आपके लिए प्रश्न पूछने वाले प्रश्न प्राप्त हो सकते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी जॉब क्लास चुन सकते हैं और आपको गिल्ड को इसकी सूचना देने की जरूरत नहीं है। 3 अक्षर या उससे कम नाम वाले क्लास दुर्लभ हैं और शक्तिशाली क्षमताएं प्रदान करते हैं। कुछ क्लास ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने क्लास के कारण ही प्रसिद्ध हो जाते हैं। प्रशिक्षण और अपनी सोल रैंक बढ़ाने से एक साहसी के लिए उपलब्ध क्लासों की संख्या बढ़ जाएगी। संयोग से राक्षसों को मारकर और उनकी आत्मा का एक टुकड़ा चुराकर किसी की आत्मा रैंक बढ़ जाती थी, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो जाता था। यह रोलांड की यादों में भी था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसकी आत्मा रैंक नहीं बढ़ी। जाहिर है, कुलीन लोग किशोरावस्था के बाद ही राक्षसों का शिकार करना शुरू करते हैं। स्तर ऊपर हो रहा है ना? सामान्य जानवरों को राक्षसों से इस आधार पर अलग किया जाता था कि वे इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं। जादुई राक्षसों के शरीरों को स्वतंत्र रूप से संसाधित किया जा सकता है ताकि उनका उपयोग भोजन, उपकरण और दैनिक आवश्यकताओं की सामग्री के रूप में किया जा सके। उन्हें गिल्ड में लाकर बेचा जा सकता था। बस इतना ही। मैं यह सब फिर से नहीं समझाऊंगा। सब ठीक है। मैं समझ गया। तो जाओ। तुम मेरे काम में बाधा डाल रहे हो। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, हिकारू के पीछे कई साहसी लोग जमा हो गए। पहले वाले नहीं, बल्कि वे लोग जो जिल को खाने पर चलने के लिए पूछना चाहते थे। नोट: जिल जिन पात्रों का जिक्र कर रही थी वे जेपी अक्षर थे। उदाहरण के लिए, जेपी में असैसिनेशन गॉड, नाइट स्टॉकर है। यह 2 वर्णों वाला वर्ग है, जिसके बाद भगवान का वर्ण आता है। वुड्स स्ट्रोलिंग गॉड, फॉरेस्ट वॉकर जेपी में है, इसलिए यह एक 4 वर्ण वर्ग है। आदि आदि। अध्याय 0.5 एक खोज को पूरा करना। हिकारू ने बुलेटिन बोर्ड का अध्ययन किया। उस पर विशेष जादू से ओतप्रोत पत्र चिपकाए गए थे, गिल्ड को भेजे गए अनगिनत अनुरोध। संयोग से अनुरोधों को क्वेस्ट भी कहा जाता था। कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता था यह काम के प्रकार पर निर्भर करता था। प्लांट हंटर चमकते जहरीले पौधे इकट्ठा करें। शुरुआती लोगों के लिए अनुमति है। जितना हो सके उतने चमकते जहरीले पौधे लाएं। इनाम: मानक इनाम 200 गिलान। यह चलेगा। ऐसे क्वेस्ट जिनमें लड़ाई की जरूरत हो मेरे लिए अभी मुश्किल होंगे। फिलहाल मेरी प्राथमिकता इस दुनिया की आदत डालना है। सुरक्षित डिलीवरी वाला क्वेस्ट बिल्कुल सही रहेगा। उसने अनुरोध पत्र लिया और अपना गिल्ड कार्ड उसके पास रखा। कागज का टुकड़ा चमका और फिर हवा में गायब हो गया। अविश्वसनीय। इस दुनिया में वैज्ञानिक तकनीक विकसित न हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्नत जादुई तकनीक से प्रकृति को संरक्षित किया जा सकता है। साथ ही यह उपयोगकर्ता के अनुकूल भी है। हिकारू संदर्भ कक्ष में दाखिल हुआ। दीवारों पर औषधीय पौधों और अयस्कों के नमूने लगे थे जो अक्सर खोजों में दिखाई देते थे। कमरे के बीचों बीच आसपास के इलाके का एक नक्शा था जिस पर सामग्री इकट्ठा करने के स्थान के निशान थे। यहाँ फफूंद जैसी गंध आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे लोग कमरे में अक्सर नहीं आते। मुझे लगता है आसपास कोई मेहनती साहसी नहीं है।
हिकारू ने उन चमकते जहरीले पौधों के बारे में सब कुछ जान लिया था जो उसे जानना जरूरी था। उसने गिल्ड के एक कोने में रखे डिलीवरी क्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले कई बैगों में से एक ले लिया। अच्छा, अब जाने का समय हो गया है। काउंटर के पीछे काम करते हुए जिल ने देखा कि हिकारू का नाम अनुरोध लेने वाले फील्ड में स्वतः ही आ गया। उसने गिल्ड का जायजा लिया लेकिन उसे नहीं देखा। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो वह उसे देख नहीं पाई क्योंकि वह चुपके से काम कर रहा था। तो उस गुस्ताख बच्चे ने यह खोज शुरू की, जिल ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। हिकारू को अंदाजा नहीं था कि चमकते जहरीले पौधों के लिए ज्यादातर वही चीजें लानी पड़ती थीं जो उनके पास पहले से मौजूद थीं। इसकी वजह यह थी कि जहां पौधे उगते थे वहां हरे भेड़िए खूंखार राक्षस रहते थे। इसके अलावा वे झुंड बनाकर रहते थे, इसलिए अनुभवी साहसी लोगों के लिए भी उनसे छुटकारा पाना मुश्किल होता था। वहां जाकर खुद पौधे इकट्ठा करना जोखिम और मेहनत के लायक नहीं था। शायद यह बात उसे इतना डरा देगी कि वह साहसिक कार्य छोड़ देगा। हरे भेड़िए इंसानों पर हमला तो करते हैं लेकिन उन्हें खाते नहीं, इसलिए ज्यादा मौतें नहीं हुई। यह शुरुआती साहसी लोगों के लिए एक सही परीक्षा थी। जैसे ही हिकारू गिल्ड छोड़ने वाला था उसे कुछ याद आया। ओह ठीक है, वे साहसी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसने दोबारा जांच की कि उसका स्टेल्थ चालू है या नहीं। यह एक अच्छा मौका था। यह जानने का मौका था कि उसका स्किल कितना कारगर था। धीरे धीरे चलते हुए ताकि उसके कदमों से कोई आवाज न आए, हिकारू गिल्ड से बाहर चला गया। मुख्य सड़क। गिल्ड के निकास द्वार के ठीक बगल में पहले वाले दो साहसी लोग खड़े थे। यार, वह बदमाश बाहर नहीं आ रहा है। शायद कुछ अन्य लोगों ने उसे पहले ही सबक सिखा दिया है। संभव लगता है। वे जोर से हंस पड़े। हिकारू पास ही था, लगभग 3 मीटर दूर, लेकिन उन्होंने उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। मुझे लगता है कि मैंने एक अविश्वसनीय कौशल हासिल कर लिया है। हिकारू टहलता हुआ आगे बढ़ गया। आखिरकार साहसी लोगों को यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह वहां है। खेलों में कौशल वृक्षों का आमतौर पर इतना प्रभाव नहीं होता। शायद यह कौशल अलग है। हो सकता है कि आप इसे अधिकतम करके इसका अधिकतम प्रभाव प्राप्त करें। ऐसे में चुपके के अंतर्गत आने वाले कौशलों में अविश्वसनीय क्षमता होती है। नहीं, जीवन शक्ति और जादुई शक्ति के अंतर्गत आने वाले कौशल भी बहुत प्रभावशाली होने चाहिए। हालांकि एक अंक प्रति वर्ष प्रणाली के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। हिकारू नीचे की ओर चला गया। वह भूख से व्याकुल था, फिर भी पैसे कमाने के लिए उसके पास अनुरोध पूरा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। राक्षसों और चोरों को अंदर आने से रोकने के लिए शहर के चारों ओर दीवारें बनी हुई थीं। दीवारों के बाहर घर बने हुए थे, हालांकि उनके निवासियों पर हमेशा खतरा मंडराता रहता था। उन्हें जमीन की कीमत नहीं चुकानी पड़ती थी, इसलिए कंगाल किसान बाहर रहते थे और खेती करते थे। गेट पर एक गार्ड खड़ा था जो शहर में आने जाने वालों से पहचान पत्र मांग रहा था। हिकारू ने अपना गिल्ड कार्ड दिखाया और गार्ड ने उसे सिर हिलाकर अंदर जाने दिया। एक साहसी प्रशिक्षु, जल्दबाजी में कुछ मत करो। जब तक तुम जिंदा हो सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं करूंगा, हिकारू ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। ऐसा लगा जैसे दुनिया में पहली बार किसी ने उससे इतनी अच्छी बातें कही हों। गार्ड की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे एक नौजवान से इतनी ईमानदारी की उम्मीद नहीं थी। सूर्यास्त तक वापस आना सुनिश्चित करें, गार्ड ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा। सड़क पर कुछ दूर चलने के बाद हिकारू बाईं ओर एक जंगल की ओर मुड़ गया। जिल ने बताया कि गिल्ड कार्ड मेरी क्षमताओं को बढ़ाएगा। जाहिर है, अपनी कक्षा कभी भी बदलना संभव था। शहर से बाहर रहते हुए अपनी क्षमताओं को बढ़ाना सबसे अच्छा है। यदि मैं प्रति वर्ष केवल एक कौशल बिंदु प्राप्त कर सकता हूं, तो मुझे इन कक्षाओं का सर्वोत्तम उपयोग करना होगा। हिकारू को चुपके से काम करने में विशेषज्ञता प्राप्त है। चुपके का देवता डार्कनेस वांडरर यहाँ एकदम सही होगा। चलो इसके साथ चलते हैं। और एक क्लिक के साथ ही उनकी नौकरी का वर्ग बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर हवा की तरह पतला होता जा रहा है। हालांकि उसे अपने हाथ पैर साफ दिखाई दे रहे थे। यदि आसपास कोई व्यक्ति हिकारू को देख लेता तो जैसे ही वह अपना गिल्ड कार्ड इस्तेमाल करता वे उसे देख नहीं पाते जब तक कि वे उस पर पूरा ध्यान न देते। हिकारू ने अपने जीवन और मन के अस्पष्टीकरण और अगोचरता को भी सक्रिय कर दिया। इसके साथ ही आसपास का कोई भी जीव उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। वे पक्षी और कीड़े मकोड़े जो किसी इंसान की मौजूदगी में रोना बंद कर देते थे फिर से गाने लगे। अद्भुत, ऐसा लग रहा था जैसे वो अदृश्य हो गया हो। हिकारू जंगल में टहलता हुआ चला गया। टोक्यो में पलाबधा होने के कारण वह जंगलों से अपरिचित था। वह कैंपिंग पर नहीं जा सकता था,
इसलिए उसने वीडियो शेयरिंग साइट्स पर आउटडोर कैंपिंग के वीडियो देखे। हरे भरे पेड़ पौधे, पत्तों से छनकर आती धूप, चिड़ियों की मधुर आवाज। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने किसी जंगल में कदम रखा है। और जापान के जंगलों के उलट इस जंगल को इंसानों ने मुश्किल से छुआ था। हिकारू खुश होकर आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे दूर एक भेड़िए की झलक दिखाई दी, जिसका रंग हरा था। वह जरूर एक हरा भेड़िया होगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हरा होने के बजाय घास और काई ओढ़ रखी हो। यह बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसने मुझे नहीं देखा। उसका शरीर लगभग 3 मीटर लंबा था। हिकारू चुपके से आगे बढ़ता रहा ताकि राक्षस का ध्यान उसकी ओर न जाए। रोलांड को राक्षसों के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि हिकारू गलतफहमी में पड़ जाए। हरा भेड़िया 200 मीटर के दायरे में किसी भी चीज का पता लगा सकता है, और हिकारू उसके अंदर था। दरअसल उसने हिकारू को कुछ देर तक महसूस किया था, जब तक कि वह जंगल के ठीक बाहर नहीं पहुंच गया। राक्षस यहां तक पहुंच गया था और अब हिकारू की उपस्थिति अचानक गायब हो जाने से वह उलझन में था। मुझे राक्षसों के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। शहर के निकट किसी क्रूर राक्षस के बारे में कहीं न कहीं जानकारी अवश्य होनी चाहिए। ओह, वह पौधा है। हिकारू जंगल में टहलता रहा, झिलमिलाते जहरीले पौधों को इत्मीनान से ढूंढता रहा। वे लिली के आकार के थे और उनके फूल 4 अलग अलग रंगों के थे। रात में उन्हें ढूंढना आसान था क्योंकि वे चमकते थे, लेकिन जंगल में अंधेरा होने तक रुकना डरावना था। मुझे कलियों और पंखुड़ियों की जरूरत है। एक एक करके उसने अपने नाखूनों से उन हिस्सों को उखाड़ दिया जिनकी उसे जरूरत थी, और ध्यान रखा कि जड़ें बची रहें। इस तरह वे फिर से उग आएंगे। धन्यवाद। आउटडोर वीडियो दूसरी दुनिया में उपयोगी होने के लिए शाम। एडवेंचरर्स गिल्ड। जिल काउंटर के पीछे बैठी चिढ़ी हुई। उसकी शिफ्ट सुबह से दोपहर तक की थी, लेकिन उसे शाम तक ओवरटाइम करना पड़ा क्योंकि उसकी सहकर्मी नहीं आ सकी। उसका मूड खराब था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसे उम्मीद थी कि सुबह निकला लड़का हरे भेड़िए के काटने के बाद स्ट्रेचर पर पड़ा होगा। फिर भी उसे ऐसी कोई खबर नहीं मिली। एडवेंचरर्स गिल्ड का रिसेप्शन डेस्क एक ऐसी जगह थी जहां हर तरह की जानकारी पहुंचती थी। लड़के के बारे में कोई भी जानकारी उससे छूटने वाली नहीं थी। शायद वह जहरीले पौधे इकट्ठा करने नहीं गया था। यही सबसे तार्किक कारण लगता है। पहली बात तो यह कि एक हरा भेड़िया किसी नए साहसी को नहीं छोड़ेगा, अकेले जाने वाले को तो बिल्कुल नहीं। इसलिए उसने अनुरोध ठुकरा दिया। सभी पुरुष साहसी ऐसे ही होते हैं। जिल के पास एक राज था। उसके पूर्वजों में से एक पौराणिक लोमड़ी की आत्मा थी। उसका खून थोड़ा सा विरासत में मिलने के कारण वह दूसरों के छिपे हुए इरादों को भांप लेती थी। सुंदर दिखने के कारण छिपे हुए इरादों वाले पुरुष उस पर टूट पड़ते थे। 18 साल की छोटी सी उम्र में ही वह भविष्य के बारे में सोच रही थी। उसने यह निष्कर्ष निकाला था कि पुरुष इस्तेमाल के लिए होते हैं, तो जिल पुरुषों में उनकी हैसियत देखती थी। हैसियत का मतलब था उनकी दौलत, सामाजिक प्रतिष्ठा और उनकी ताकत। चूंकि पुरुष सिर्फ उसके रूपरंग के लिए उसके पीछे पड़े थे, इसलिए वह भी सिर्फ उनकी हैसियत देखती थी। वह मरा तो नहीं हो सकता है न उसने अपना सिर उठाया। उसकी मौत का बोझ उसके ज़मीर पर बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी। इतना ही नहीं, वह जिम्मेदारी भी महसूस करेगी। एक रिसेप्शनिस्ट ने सही जानकारी न देने की वजह से एक साहसी की जान ले ली। अगर ऐसा हुआ तो उसके मन में चिंता की लहर दौड़ गई। एक हरा भेड़िया इंसानों को मारने की हद तक नहीं जाएगा, लेकिन अगर वहां और भी राक्षस होते, या शायद डाकू, अरे नहीं, अगर वो मर गया तो क्या ये मेरी गलती होगी? सच में ये तो बहुत बुरा लग रहा है। माफ करें, क्या मुझे किसी को जांच के लिए भेजना चाहिए? लेकिन मैं उसे क्या बताऊं? अरे क्या तुम सुन रहे हो? इस बार आम आदमियों का झुंड वहां नहीं था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि जिल बहुत बुरे मूड में है, इसलिए लड़का उसके पास तक चला आया। क्या वह यहां है? आज सुबह वाला लड़का मेरे ठीक सामने। रुको, वो यहां है। जिल का दिमाग चकरा गया। समझ गया, वो सुरक्षित है, तो इसका मतलब मुझे यकीन है तुमने मेरी बात अनसुनी कर दी और यूं ही इधर उधर घूमते रहे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहां मुंह दिखाने की हिम्मत रखते हो। जिल की आवाज पूरे गिल्ड में गूंज उठी। उसकी आवाज सुनकर बाकी साहसी लोग आपस में फुसफुसाने लगे। एक अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया। यह बदमाश कौन है? ओह, जिल नाराज है। आप क्या कह रहे हैं? एडवेंचरर बनना कोई खेल नहीं है।
तुम्हारे जैसे लोग एडवेंचरर्स गिल्ड की प्रतिष्ठा खराब करते हैं। मैं समझ गया। यह कोई खेल नहीं है। तो अभी से जांच शुरू कर दो। क्या चेक कर रहे हैं? मुझे पता है आपने एक रिक्वेस्ट चुनी है। जिल चुप हो गई। उसकी नजर हिकारू के पैरों पर गई। जमीन पर एक भरा हुआ थैला पड़ा था जिसमें से जहरीले पौधे चमक रहे थे। क्या उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था? जहरीले पौधे इकट्ठा करो। लड़के ने यही अनुरोध स्वीकार किया था। तुम इन्हें लेने गए थे? बिल्कुल। हरे भेड़िए के बारे में क्या? एक तो था। असल में तुम्हें मुझे खतरे के बारे में बताना चाहिए था। एक था। तुम पर हमला होना चाहिए था। वह जो कुछ कहने वाली थी उसे उसने निगल लिया। जोखिमों की जानकारी होने के बावजूद उसे चेतावनी न देना गिल्ड की ओर से एक बड़ी भूल होती। तो जिल ने मन ही मन शब्दों को गढ़ा। हरा भेड़िया हिकारू के इतने करीब था कि वह उसे देख तो सकता था पर उसके पास नहीं आया। राक्षस को इंसान पर झपटना चाहिए था इससे पहले कि वे इतने करीब पहुंच पाते। शायद वह बस किस्मत वाला था। क्या ये सभी चमकदार जहरीले पौधे हैं? हिकारू ने सिर हिलाया और बैग काउंटर पर रख दिया। जिल की आंखें एक बार फिर चौड़ी हो गईं। बैग भर जाने के बाद उसने सोचा कि उसने पौधे की जड़ समेत सब कुछ उखाड़ दिया है। लेकिन वह गलत थी। उसने सिर्फ पंखुड़ियां और कलियां तोड़ी थीं। तुम कितनी गहराई तक गए थे? नहीं, क्या तुम पूरे दिन जंगल में थे? कृपया जल्दी से इनकी जांच कर लो। मैं भूख से मर रहा हूं। ओह, मैं माफी चाहता हूं। जिल का दिमाग अभी भी उलझन में था। लेकिन उसे यकीन था। हरे भेड़िए के उसे जकड़ लेने और भूख से मर जाने के डर से हिकारू जंगल में चमकते जहरीले पौधों की तलाश कर रहा था। उसे उस पर तरस आ रहा था। हालांकि वह सच से कोसों दूर थी। हिकारू ने बिना किसी परवाह के पौधे इकट्ठा किए। उसने दोपहर में झपकी भी ली। मैं तुरंत वस्तुओं का मूल्यांकन करूंगा। जिल ने जल्दी में मूल्यांकन पूरा कर लिया। मैं कंप्यूटिंग कर चुका हूं। चमकते जहरीले पौधे पहुंचाने का मूल इनाम 200 गिलान है। गिलान इस राज्य की मुद्रा थी। ओह, मैं थोड़ी देर के लिए अपना पेट भर सकता हूं। हिकारू को राहत महसूस करते देख जिल को कुछ एहसास हुआ। उसने कहा कि वह भूखा मर रहा है। उसके पास पैसे नहीं होंगे। खाने की गाड़ियों के लिए सस्ता खाना 20 गिलान का था जबकि महंगा खाना 40 गिलान का। हिकारू 10 सस्ते खाने खा सकता था। आखिरकार उसे हिकारू अपनी उम्र का ही लगा। जिल का मूड खुशनुमा हो गया। हालांकि ये सब उसकी गलतफहमी की वजह से था। 200 गिलान मूल इनाम के लिए है। तो मुझे पौधों के लिए अधिक पैसे मिलेंगे? ठीक है। चलो, चीजों का सही अंदाजा लगाना बंद करो। तुम मजेदार नहीं हो। हिकारू ने कंधे उचका दिए। वह एक शरारती बदमाश है। ठीक है, उसने सोचा। यह रहा मूल्यांकन का परिणाम। आपने कुल 19 बंडल पौधे इकट्ठा किए। यानी प्रति बंडल 1000 गिलान, यानी कुल 19,000 गिलान। और इतने सारे पौधे इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर, खैर, मैं बस कुल संख्या बता रहा हूं। आपको कुल 20,000 गिलान मिलेंगे जिसमें मूल इनाम भी शामिल है। मैं देखता हूं। तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं घबराया नहीं हूं। उसने उसी तरह उत्तर दिया जैसा उसने गिल्ड कार्ड मिलने पर दिया था। इतने सारे लोगों के साथ मुझे लगता है कि जल्द ही चमकते जहरीले पौधों के लिए कोई अनुरोध नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई होगा तो हम आप पर भरोसा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम कुछ बेहतरीन चीजें देखेंगे, मिस्टर हो। आप मुझे बहुत अधिक श्रेय दे रहे हैं। पैसे लेते समय हिकारू का चेहरा तुरंत खराब हो गया। ओह, ठीक है। मेरे कुछ सवाल हैं। गोली मार। हिकारू ने जिल पर प्रश्न दागे जबकि जिल ने उनका उत्तर दिया। सुविधा के लिए हिकारू ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के मांगे। उसने इनाम की रकम से भरा थैला अपने कपड़ों के अंदर ठूंस लिया। उसकी जेबों में छुट्टे पैसे रखे हुए थे। 20,000 गिलान है। उसके गाल ढीले पड़ गए। हिकारू को असल में पैसे कमाने के लिए काम करना पसंद था। जब वह जापान में था तो उसने ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग में हिस्सा लेने के लिए एक अकाउंट बनाया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बड़ों की दुनिया से जूझ रहा हो। हालांकि उसके माता पिता अपने बेटे के बारे में चिंतित थे जो कभी दोस्त नहीं बना पाया और अपने कमरे में बंद रहता था। वैसे वो अचानक इतनी मिलनसार क्यों हो गई? मुझे यकीन है कि मैं उसकी नजरों में एक परेशान करने वाला बदमाश ही हूं। हिकारू को समझ नहीं आया कि रिसेप्शनिस्ट को कैसा महसूस हो रहा है। अपराध बोध ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया। उसे लगा कि उसने शायद किसी युवा लड़के को अप्रत्यक्ष रूप से मार दिया है।
श्रीमान आशा को हिकारू के माता पिता को उम्मीद थी कि हिकारू का भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसकी जिंदगी छोटी पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसे मिस्टर होप कहे तो वह क्या प्रतिक्रिया दे। सूरज ढल रहा था। ज्यादातर खाने पीने की दुकानें सूर्यास्त के समय बंद हो जाती हैं, दरअसल ज्यादातर पहले ही बंद हो चुकी थीं। यह तो बुरा हुआ, अगर खाने की गाड़ियां न हो तो उसे किसी बार या रेस्टोरेंट में खाना पड़ेगा। यह उसके लिए नुकसानदेह होगा क्योंकि उसे ज्यादा देर तक रुकना पड़ेगा। अगर किसी ने उसके कपड़े पहचान लिए तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। क्या आप अभी भी खुले हैं? हम बंद कर रहे हैं, बाकी दुकानें तो पूरी तरह बंद हो चुकी थीं। बस यही एक दुकान खुली थी। अब तक बाकी सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। तुम्हें पहले आना चाहिए था। मैं क्या ऐसा है? फिर कोई चारा नहीं। पैसे होते हुए भी मैं भूख सहते हुए सो जाऊंगा। उसका पेट बड़बड़ाने लगा। उफ, ओह, फ़हा। ये तो एक उदास पेट की आवाज थी। अच्छा, अगर तुम चाहो तो इसे 10 गिलान में ले सकते हो। दुकान के मालिक ने बचे हुए याकिसोबा को एक बड़े पत्ते में लपेटा हुआ दिखाया जो बांस की घास जैसा दिख रहा था। क्या मैं सचमुच इसे ले सकता हूं? अगली बार जब हम खुले हों तब खाना खाने आना। बाद में एक खजाना, अब तक का सबसे बड़ा खजाना। हिकारू हाथ में अभी भी गरम याकिसोबा लिए आगे बढ़ा। खुद को और रोक न पाने के कारण वह एक पिछली गली में घुस गया। यह देखने के बाद कि कोई देख तो नहीं रहा, वह एक बैरल के पीछे बैठ गया और पत्ता खोला। खाने से उठ रहे मसालों की खुशबू से उसका पेट गड़गड़ाने लगा। वह लगातार खाता रहा। कितना अच्छा, भूख सबसे बड़ी भूख होती है। यह इतना स्वादिष्ट था कि उसकी जीभ सुन्न हो गई। मांस का रस और चर्बी उसके मुंह के अंदर बेतहाशा नाच रहे थे। यह बहुत अच्छा है, रोलैंड, हिकारू ने अपने शरीर के मालिक से कहा, जो अब केवल उसकी यादों में ही मौजूद है।